सबसे पहली जो चीज आपको बताऊं, नंबर 1 जो मैं आपसे कर रहा था, आपको जो है 2 चीजें भेजी हुई हैं और आपको क्या भेजा हुआ है, एक तो आपको वीडियो लेक्चर्स भेज दिए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड 2, और आपको भेज दिए हैं शीट। हो सकता है आप में से कुछ लोग आज उतनी तैयारी से ना बैठे हो लेकिन आगे के लेक्चर्स आपको प्रॉपरली समझ में आते हैं। और दूसरा, प्रॉपरली समझ में आने के अलावा जो मैं बात कर रहा था, आपके 100% तैयार होते रहे यही क्लास के साथ साथ। इसलिए अब एक आवश्यक पैटर्न अप्लाई कीजिएगा, लाइव क्लास अटेंड करने से पहले वीडियो लेक्चर ध्यान से देख लें, ताकि आपको जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ाने आ रहे हैं उसका एक प्रिमिटिव आइडिया आपको बन जाए। नंबर 2 जो मैंने कहा, शीट से कम 2-4 पेज वो अंदाज लग जाता है वीडियो लेक्चर देखने से कि हम कहाँ तक काम कर रहे हैं। उन शीट्स को आप प्रिपेयर कर लें ऑन कॉपी। और अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो इस कॉपी को आप बगल में रख के बैठिएगा। आप 100% मान के चलिएगा, अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं, यानी आप थोड़ा सा सिंसियर स्टूडेंट है, तो आपकी फिजिक्स लगभग 80% आपकी क्लास के साथ ही प्रिपेयर हो जाएगी। और इसलिए हमने ये फॉर्मेट यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। तो आज कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, फिलहाल मान के चलता हूँ। आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो ध्यान देखेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का टॉपिक चलता हुआ जा रहा था। जो आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन के टॉपिक की बात करते हैं, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो पहला पार्ट हमने डिस्कस किया वो आपके लिए डिफरेंशियल कैलकुलस डिस्कस किया था। अब आप पूछेंगे क्यों। एक्चुअली लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इज मैथमेटिक्स। बहुत सारे टर्म जैसी मैं स्टार्ट करूंगा आपको समझ में आएगा, ये मैथमेटिकल टर्म्स यानी डिफरेंशिएशन के टर्म्स में जाएंगे। अब जब डिफरेंशिएशन के टर्म्स में जाएंगे तो उनके लिए आपको पहले डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना जरूरी था। वो जब आपने पढ़ लिया, अब मैं बेसिक्स ऑफ द मोशन की स्टार्टिंग यहाँ से करता हूँ। जो सबसे पहली डेफिनेशन आपके लिए मोशन के टॉपिक में आती है वो आती है रेस्ट एंड मोशन। जब हम रेस्ट एंड मोशन की बात करते हैं, 2 वर्ड हमारे लिए 9th लेवल से स्टार्टिंग है। रेस्ट और मोशन का मतलब ही हमारे लिए, रेस्ट मतलब इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। यानी चलो मैं रेस्ट की डेफिनेशन लिखता हूँ और मैं आपसे क्या कहूंगा, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या हो रही है, नॉट चेंजिंग विद टाइम, और आपसे कहा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। बस इसमें से एक वर्ड में चेंज करूंगा तो आपके मोशन की डेफिनेशन हो जाएगी, और 2 वर्ड ये रहा। अगर मैं आपसे कहूंगा था, कोई दिक्कत, अगर आपसे कहूंगा था पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, अगर सराउंडिंग से कंपैरिजन में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है तो ये स्टेट ऑफ मोशन है, और अगर नहीं चेंज हो रही है तो ये आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट है। अब एक सवाल बनता है, ये तो समझ में आता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे ले लेते हैं, कोई साइकिल वाला या कोई कार वाला अगर सड़क पर चल रहा है, इट इज इन स्टेट ऑफ मोशन, क्वाइट सिंपल। तो आपको नजर आता है उसकी पोजीशन बराबर टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। दूसरा जो इसमें सबसे बड़ी चीज है वो आपसे बताया जाता है कि रेस्ट और मोशन, ये दोनों टर्म आपके एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। मैं कहाँ बात कर रहा हूं, मैंने आपसे कहा ये आपके कैसे हैं, नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। तो फिर कैसे होंगे तो मैं बात करता जाऊंगा ये आपके कैसे हैं, रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब ये, एब्सोल्यूट टर्म से मेरा मतलब है कोई भी आदमी डायरेक्ट डिसाइड कर ही नहीं सकता कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है या फिर स्टेट ऑफ मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे बात करें, जैसे मान के चले मैं आपसे पूछता हूँ, तमाम सारे लोग यहाँ मौजूद है, चले किससे पूछ लिया जाए, चलो अंजलि का नाम सबसे ऊपर नजर आ रहा है। अंजलि बताओ, आप स्टेट ऑफ रेस्ट में है इस समय या स्टेट ऑफ मोशन में? स्टेट ऑफ रेस्ट में। स्टेट ऑफ रेस्ट में, सही है। आप स्टेट ऑफ रेस्ट में, क्योंकि आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ऐसा आपको मान के चल रहा है, तो आप स्टेट ऑफ रेस्ट में है। लेकिन क्या आपका ध्यान गया, आप जिस एरोप्लेन पर इस समय सवार हैं, और ये तो आपको भरोसा है ना कि इस समय आप एक बहुत बड़े एरोप्लेन पर सवार हैं, ये एरोप्लेन आप देखेंगे पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता हुआ जा रहा है। इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन कंटिन्यूअसली। अगर आप देखें तो अभी आधे घंटे पहले आपने एक एस्टेरॉयड को पार किया था,
एक आधे घंटे बाद आप किसी मीटियोराइट के बगल से निकलने वाले हैं, यानी आपका स्टेशन बराबर इस ब्रह्मांड में चेंज हो रहा है, तो फिर ऐसा मानना चाहिए कि आप मोशन में है। एक्चुअली आप कंटिन्यूअस मोशन में, बिकॉज द एरोप्लेन, और जिन्हें एरोप्लेन नहीं समझ में आया हो उनसे कहूंगा नीचे देख लो, द अर्थ जिस पर बैठे हुए हो, इट इज रिवॉल्विंग, इट इज मूविंग कंटिन्यूअसली इन दिस यूनिवर्स अराउंड द सन। और छोटी मोटी स्पीड नहीं, मैंने कहा 36,000 किलोमीटर पर आवर मूव कर रही है। सही है। तो अंजलि, तुमने लगता है वीडियो लेक्चर नहीं देखे थे क्या? तो सर मिसिंग है एक। है? एक नहीं देखा है अभी। नहीं देखा? नहीं तो दोनों देख लो, पहला और दूसरा दोनों देखना जरूरी है, तभी आप हमारे प्रश्नों के जवाब सही सही दे पाएंगे। और शीट भी पढ़ते आइएगा, तभी आपको इन लेक्चर्स का फायदा होगा। तो ये आपके लेक्चर एक्चुअली वो चीज साबित होंगे जहां से आपको नजर आएगा कि अब आपको फिजिक्स याद है। अदरवाइज वो प्रॉब्लम बनी रहेगी, बोले हाँ कुछ तो पढ़ा था याद, शरीफ आ रहा है। क्योंकि आप देखेंगे उस लेक्चर में भी, वीडियो लेक्चर में भी मैंने एक टर्म लिया है, और वहां भी मैंने बताया कि आपके अर्थ की स्पीड कितनी है, 36,000 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब आप स्टेट ऑफ मोशन में है। तो फिर सवाल आता है कि आप स्टेट ऑफ रेस्ट में है या मोशन में। एक्चुअली अगर आप कहते हैं आप स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो ये आंसर गलत है, और आप कहते हैं कि आप स्टेट ऑफ मोशन में है तो ये भी आंसर गलत है। तो फिर सही क्या है? सही यही है जो मैं कह रहा था, these are not absolute term। आप डिसाइड कर ही नहीं सकते कि आप किस स्टेट में है। आपकी स्टेट कोई दूसरा डिसाइड करेगा, जो अपने रिस्पेक्ट में, अपने कंपैरिजन में डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल मान के चले, अगर आपके बगल में बैठे हुए किसी आदमी से पूछा जाए, आपके किसी फैमिली मेंबर से पूछा जाए अंजलि क्या कर रही है, तो बताएगा अंजलि बैठी है। बैठी है मतलब शी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। लेकिन अगर सोचो वही आदमी कोई मून से, कोई जुपिटर से आपको ऑब्जर्व कर रहा हो विद द हेल्प ऑफ ए पावरफुल टेलीस्कोप, तो क्या बताएगा? यू आर मूविंग, आप इस सन के चक्कर लगा रहे हैं। तो दोनों ऑब्जर्वेशंस में डिफरेंस है, और इसलिए मैंने कहा आपके दोनों जवाब, चाहे आप कहते हैं मैं रेस्ट में हूं और मैं मोशन में हूं, दोनों ही जवाब गलत हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग है। किसी के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में है और किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में आप मोशन में है, और यही इस टर्म की कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसे एग्जांपल जो हमने वीडियो लेक्चर में लिया है, वीडियो लेक्चर का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूँ कि अगले टर्म से आप जो है उनको देखें ध्यान से कम 1 से 2 बार, एक बार नहीं एटलीस्ट 2 टाइम्स। उसके बाद इन लाइव क्लासेस में आप खड़े हो एंड यू विल गेट योर 100%। तो आपको फिर फायदा होगा, तो आपको समझ में आएगा कि वीडियो लेक्चर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। पूरी चीजें हमारी सुनी हुई है, अब जब हम उन पे डिस्कशन कर रहे हैं तो रटी हुई चीजें नहीं रह जाएंगी। रटा हुआ कैसा सर 9 10 में लिख लेते थे, फिर याद कर लेते थे। इट इज डिफाइंड एज दिस एंड दैट, डिफाइंड इज दैट एंड दैट। अगर उस पर कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है तो आप उसका जवाब दे पाने में सक्षम है या नहीं, ये हमारी फिजिक्स का स्टैंडर्ड है। और मैंने कहा हमारी जो मैं पढ़ाता हूँ उस पर, तो मैं डेफिनेशन की बात नहीं करूंगा कि हमने पूछा व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन, आपने बता दिया सर if our body is not changing its time and with respect to position and this and that, then it is at rest। हमने कहा तुम कौन सी पोजीशन में हो, बोले वो नहीं पता। नहीं, हमें वो पता होनी है फॉर ईच एंड एवरी क्रॉस क्वेश्चन। अगर हमें तैयार होना है तो इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है, जिस बात को आप कहते हैं कॉन्सेप्ट्स। और इसलिए मैंने कहा अब रटी हुई डेफिनेशंस या रटे हुए सब्जेक्ट से हम कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, या आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए। इसमें मैंने कहा था लाइव लेक्चर आपके क्या हो, तीसरा चरण हो। There are 3 steps: videos, then sheet in the written form, and the very third step and the final step। इसके बाद फिर कुछ नहीं, ये खत्म हो गया, हम और आप आपस में चर्चा कर ली, अब हर चीज आपको क्लियर मानी जाएगी। ऐसे एक एग्जांपल मैंने उसमें आप देखेंगे ट्रेन का दिया हुआ है। इफ अ पर्सन इज ट्रेवलिंग इनसाइड अ ट्रेन, अगर ट्रेन के अंदर है, सामने वाले पैसेंजर से पूछोगे क्या कर रहा है, तो बैठा है, दैट मींस दिस पैसेंजर इज एट रेस्ट। लेकिन कहाँ रेस्ट में है? इन कंपैरिजन टू द फेलो पैसेंजर्स, पड़ोसी यात्रियों के कंपैरिजन में, उनके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, सिंपल रेस्ट में नहीं है। और यही पैसेंजर अगर मान चलो प्लेटफॉर्म पर बेचारा कोई खड़ा हो तो क्या बताएगा, बोले वो अभी अभी निकल गए। और अभी अभी निकल गए का सेंस क्या है कि आप स्टेट ऑफ मोशन में, आप कंटिन्यूअसली चल रहे हैं विद द स्पीड ऑफ 40 60 और 90, जो भी ट्रेन की स्पीड हो किलोमीटर पर आवर। एक ही आदमी आप देखेंगे ट्रेन में बैठा हुआ, एक ही आदमी, उसलिए दोनों ऑब्जर्वेशन सही है।
एक ऑब्जर्वेशन ही इज एट रेस्ट, लेकिन एट रेस्ट अधूरा आंसर है विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स, और ही इज इन मोशन अभी भी आधा आंसर है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रीज, प्लेटफॉर्म, बिल्डिंग्स एटसेट्रा। अब ये मेरी बात समझ में आती है? तो रेस्ट एंड मोशन का कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। दूसरी बात आप कहेंगे इतनी जरा सी डेफिनेशन में मैंने इतनी लंबी चर्चा क्यों की, क्योंकि लोग नहीं करते। तो भैया मुझे मालूम है आगे जाके इसी चैप्टर में एक नाम आएगा रिलेटिव वेलोसिटी, और फिर लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट भी समझ में नहीं आता। बोले सर वेलोसिटी आप एक ही ऑब्जेक्ट की 3 वेलोसिटी निकाल रहे हो। मैंने भैया ये ऑब्जेक्ट एक है पर देखने वाले 2-3 है ना, वो वहां से देख रहा है, वहां से देख रहा है, वहां से देख रहा है, तीनों को उसकी वेलोसिटी अलग अलग दिखेगी। ये कहानी यहीं से शुरू होती है, इसलिए मैंने कहा था दैट्स व्हाई द कांसेप्ट्स ऑफ द फिजिक्स मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। क्या है मेरी बात समझ में आती है? एक बार हाँ बोल के बताएं जरा कि लोग मुझे सुन भी रहे हैं कि आदेश हो गए। यस सर यस सर आप लोग सुन रहे हैं, लड़कियां तो यस सर आ रही है। हाँ मैंने ऐसा नहीं, लड़के डटे और लड़कियां भाग गई, मुझे पता नहीं क्या पड़ा। ठीक है, आज अब रेस्ट और मोशन की बात कर लेते हैं, ये आपको समझ में कहानी आ गई। अब रेस्ट और मोशन से आगे जो हमने टॉपिक लिया था वो मेरा ख्याल है मैंने लिया था कोई भी चीज चलेगी। मोशन और रेस्ट समझ में आ गए। मोशन मतलब चल पड़ा, जो भी चलेगा आप ध्यान देखना, जैसे ही चलेगा तो कितना चला, और कितना चला का आंसर ध्यान देखना डबल आंसर होंगे। कोई कहेगा डिस्टेंस, कोई कहेगा डिस्प्लेसमेंट। फिर वापस जाता हूँ, छोटी छोटी चीजें बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बेस है ये क्लियर होगी तो आगे फिजिक्स आप चलती रहेगी, नहीं हर बार कहीं ना कहीं फंस जाया करोगे। किसी ने कहा डिस्टेंस बताओ, किसी ने कहा डिस्प्लेसमेंट बताओ, नॉर्मल लैंग्वेज में दोनों का मीनिंग एक ही, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ध्यान से देखो। डिस्टेंस बताता है, आप मैं हिंदी में लिख रहा हूं, कितना चले, और डिस्प्लेसमेंट आपको बताता है कहाँ पहुंचे। दोनों की भावनाओं में अंतर है। कैसे अंतर है वो हम बात करेंगे अभी। पहले नॉर्मल देखते हैं जो आपकी बुक्स डेफिनेशन बताती है, भावनाओं और कंसेप्ट की चर्चा बाद में लेंगे। ध्यान देखना अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, चलो एक सिंपल सा फिगर बनाता हूँ पहले बड़ा सा, उससे आपको जल्दी क्लियर होगा। ये रहे कोई से भी 2 पॉइंट ए और बी, यानी सिटी ए और सिटी बी। आप मान के चलेंगे किसी भी एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। शहर से आप भीतर जाते हैं कार से, नॉर्मल है आपकी कार कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी। वैसा हो गया ना, कार के ऐसे ऐसे कौन चलाता है, या कार रोड पे चलती है और सड़कें ऐसे ही होती है। वो मैप देख लो, आजकल गूगल मैप मौजूद है, देखोगे सड़कों का शेप यही होता है। जब आप इस पर चल रहे हैं तो आप देखना ये जो आपने टोटल पाथ कवर किया है, आप कितना चल के आ रहे हैं, इस बात के लिए आपकी गाड़ी में, चाहे आपके पास बाइक हो, स्कूटी हो, स्कूटर हो या कार हो, उसमें आप देखेंगे जो मीटर लगा होता है उसमें एक बड़ा मीटर घूमता है, वो आपका कहलाता है स्पीडोमीटर, जो स्पीड बताएगा। और उसी के नीचे आप देखेंगे एक विंडो में और नंबर चल रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप के कुछ भी जो बता रहे होते हैं आप कितने किलोमीटर चल गए। और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं देखना, ये जानने के लिए कि आखिरकार कितने किलोमीटर गाड़ी चली। तो ये जो माइलोमीटर पे आप जाते हैं, ये जो माइलोमीटर की रीडिंग है जो इस पाथ की टोटल लेंथ बता रही है, ये आपके लिए क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस, कि आप कितना चल आए। यानी डिस्टेंस के लिए अगर कहा जाए तो सिंपल वर्ड में हम क्या कह सकते हैं, ये एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। तो फिर आप पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट है आप पहुंचे कहाँ। आप भले ये नाच नाच के चलते गए हो, पर हकीकत ये है कि आप इस पॉइंट से लेकर आप पहुंचे हैं सामने वाले पॉइंट तक, और सामने वाले पॉइंट का हमारे लिए मीनिंग है, रेड पेन उठाता हूँ ताकि आपको देखे, दिख रहा है सबको लाल पेन। ये मैंने कहा आप पहुंचे कहाँ है, आप पहुंचे यहाँ। और इसीलिए आपसे क्या डेफिनेशन दी जाती है, आपसे कहा जाता है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ये आपका क्या होगा, जो हम डिस्प्लेसमेंट बात कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन, या आप कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये आपके लिए क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्टेंस मैंने कहा ब्लू लाइन है,
और डिस्प्लेसमेंट हमारी रेड लाइन है। बहुत सारी चीजें अब आपको इस बेसिस पे मिल जाएंगी। कॉमन अंदाज लगाए आपको दिखेगा डिस्टेंस नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ पाथ, क्योंकि किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वी मे हैव मल्टीपल पाथ्स, कई रास्ते हो सकते हैं। जैसे मान चले मैं दीनदयाल नगर में रहता हूँ, दीनदयाल नगर से अगर मुझे गोले के मंदिर जाना है तो एक नॉर्मल रास्ता है। महाराजा कॉम्प्लेक्स से मैं दीनदयाल नगर फर्स्ट गेट पे जाऊंगा, वो सीधे राइट हैंड मुड़ के गोले मंदिर पहुंच जाऊंगा। हो सकता है मैं महाराजा कॉम्प्लेक्स से पीछे की साइड जाऊं, शताब्दीपुरम, पीछे से आप देखना है कि पुरानी पटरी वाली रोड निकलती है, उससे होता हुआ निकल जाऊं। मैं महाराजा कॉम्प्लेक्स से लेफ्ट हैंड जा सकता हूँ खेल मैदान, खेल मैदान से सेकंड गेट ऑफ दीनदयाल नगर, फिर मैं पहुंच सकता हूँ। वेरियस पाथ्स आर अवेलेबल। तो आपको नजर आएगा इन सारी जगहों पर हमारा डिस्टेंस अलग होगा, क्योंकि आप जैसा पाथ फॉलो करेंगे उस पाथ के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कम या ज्यादा हो सकता है। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, जो आपका डिस्टेंस है उसके लिए लिख देता हूँ डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ पाथ। जबकि आप देखना डिस्प्लेसमेंट नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन है, आप चाहे कहीं से भी आए हो ऐसे घूम घाम के, स्ट्रेट लाइन वही एक रहेगी, तो ये नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। ये हमारा सेकंड डिफरेंस होता है। तीसरी बात आप देखना, आपको नजर आएगा डिस्टेंस। अगर आप ध्यान से देखें तो ग्रेटर देन होता है डिस्प्लेसमेंट, और हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट होता है लेसर देन डिस्टेंस। कारण डिस्टेंस का मतलब है और डिस्प्लेसमेंट पहले कह रहा हूं शॉर्टेस्ट है। हाँ, एक बात जरूर हो सकती है, अगर कोई आदमी यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा ही चला जाए, तो जरूर नहीं कि हर बार नाच नाच के जाएगा। मैंने कहा था हो सकता है बिल्कुल सीधा चला जाए। अगर बिल्कुल सीधा चला जाए तो यहाँ पर हम साइन मॉडिफाई कर देते हैं। मैंने कहा डिस्टेंस ग्रेटर हो सकता है या फिर ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो जाएगा, छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि तो इससे छोटा रेड आपका शॉर्टेस्ट है, इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता। ऐसे मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट कम होगा या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है। भैया सीधे ही चले आए तो इक्वल टू होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसीलिए एक महान बात आएगी, आप देखेंगे इस डिस्टेंस में आपका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। जैसा रोड मुड़ेगी मुड़ेगी, राइट लेफ्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ, आप उसके अकॉर्डिंग मुड़ते हुए जाएंगे। जबकि आप देखना डिस्प्लेसमेंट में आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रखना पड़ेगा। अगर आप इस डायरेक्शन में 2-4 डिग्री भी दाएं बाएं हो गए, हल्का सा भी इधर निकल लिए, तो आप इस शहर बी के बगल से बाईपास कर जाओगे, कहीं और पहुंचोगे। और अगर ऐसी कहानी है तो हमने कहा इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास होगा स्पेसिफिक डायरेक्शन, और इसीलिए स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। हल्का सा लाइन की याद करें, ऐसी क्वांटिटीज कहलाती स्केलर्स। हालांकि जब हम फोर्थ चैप्टर लेंगे तो स्केलर और वेक्टर बहुत डिटेल में आपके पास आएंगे, पर कम से कम ये डेफिनेशंस नाम आपको याद हो। जिनमें स्पेसिफिक डायरेक्शन होता था वो किस नाम से आते थे, वेक्टर्स के नाम से। मोटे तौर पे डिफरेंस समझ में आते हैं। डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, पाथ ऑफ पाथ के नेचर पर डिपेंड नहीं करता, और डिस्प्लेसमेंट आपका स्ट्रेट लाइन या शॉर्टेस्ट है, ये आपके पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। कोई डाउट हो तो मुझे बता। जस्ट कोई समस्या आप पूछ लें। नहीं है सर। नहीं ना, ठीक। तो ये रफली मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सारे बेसिक डिफरेंस बता दिए होंगे। अब मुझे नहीं लगता इनमें कोई समस्या होगी। एक आध छोटी मोटी बच्चों वाली बात बता देता हूँ। डिस्टेंस की आप यूनिट नापते हैं तो यूनिट एक मजेदार बात है, दोनों ही लेंथ है, तो ये आपको मालूम है यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। और जो आप डायमेंशनल फॉर्मूले पर जाएंगे, जो हमने डायमेंशनल एनालिसिस का चैप्टर पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए बाद में हम पढ़ाएंगे तो टेंशन नहीं है। जिन्होंने पढ़ रखा है वो देख सकते हैं। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का आपका डायमेंशन कितना आएगा, वो आपका हो जाएगा लेंथ एल। अब एक मोटे तौर पे जानकारी आपको मिल जाती है। तो
अब हम कुछ छोटी छोटी चीजें और इससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं। आए देखें, एक आध चीज और बताता हूँ, फिर एक बहुत अच्छी चीज पर चलूंगा, बहुत ध्यान से देखते हुए चलूंगा। यहाँ जो हम कह रहे थे स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, ये स्केलर है, और इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन है, ये वेक्टर है। यहाँ से एक बात और आती है, जो आपका डिस्टेंस है, ये जो हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये होता है पॉजिटिव ऑलवेज, जबकि जिसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है पॉजिटिव, ये हो सकता है नेगेटिव, एंड इट में इवन भी जीरो, जीरो भी हो सकता है। और अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखें ध्यान से, लेंथ ऑफ पाथ है, आप चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, चाहे ऐसे घूमकर वापस आ जाए, आपका माइलोमीटर बराबर चलता रहेगा, लेंथ ऑफ द पाथ बराबर बढ़ती रहेगी। जैसे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15, 20, 25, 33, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, समझ आ रहा है? घूम करके मैं वापस आ गया, 100 यानी आपका ऐड होता जाएगा, तो ये कैसा है? पॉजिटिव, यानी सिर्फ ऐड होगा। लेकिन ध्यान देखो, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। रीजन ये है, जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, फॉर एग्जांपल मैं इस फिगर के लिए ले रहा हूँ, तो आपका डिस्प्लेसमेंट गिना जाएगा पॉजिटिव, लेकिन जब आप इधर जाएंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा नेगेटिव। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट आप देखें, मान चले 100 मीटर है, अगर आप लौट के यहाँ आ गए तो आपने क्या कहा था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दोनों पोजीशंस का। अब आपकी पोजीशन यहाँ है, अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप हो गए वो कम हो गया। तो कम कैसे हो गया भैया? कम ऐसे हुआ, पहले ये प्लस था, मान लो +100, ये आपने इतना जितना आप वापस लौटे हो -20 किया, इसीलिए ये हो गया नेगेटिव। अच्छा, बाय द वे आप यहाँ से जाए और वापस वही पहुंच जाए, तो फिर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? अगर दोनों पार्ट कर दिए तो जीरो हो जाएगा। और इसीलिए आप देखें, मैंने यहाँ कहा था डिस्प्लेसमेंट बताता है कहाँ पहुंचे। अगर तुम यहाँ से चलते चलते यहीं पर लौट आए तो कितना चले? तो फिर दिखाता हूँ, 100 किलोमीटर इधर गए थे, 100 किलोमीटर उधर आए, कितना चले? तो जवाब होगा 200, पॉजिटिव होगा डिस्टेंस। लेकिन पहुंचे कहाँ? तो कहाँ पहुंचेगा? जवाब होगा, आ रहा है पढ़ने में? किसी को पढ़ने में आया मैंने क्या लिखा हुआ है? यस सर। क्या लिख दिया? कहीं नहीं। और कहीं नहीं पहुंचे इसलिए क्योंकि चले खूब, खूब यहाँ तक गए, वहां तक बढ़ के अल्टीमेट कहीं ना कहाँ पहुंचे? कहीं नहीं पहुंचे। ए से ही स्टार्ट थे, ए पर ही हो, मतलब मैथमेटिकल कहीं नहीं था, मतलब वो यही था मैथमेटिकल। आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। अब ये समझ में आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बेसिक डिफरेंस क्या है। ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ये सिर्फ पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। और अगर ये आपको कहानी समझ में आ गई तो फिर एक मजेदार बात है, यहाँ से आपको एक चीज बिल्कुल साफ समझ में आएगी, और अब उसको मैं बहुत तेजी से बताता हूँ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। अभी हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे, मैंने कहा था आप मोशन में आप चल पड़े, कितना चले ये भैया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो गए। क्या तुमने ध्यान दिया है, जो आदमी चल रहा है वो उस डिस्टेंस को या तो जल्दी कवर कर सकता है या देर से। फॉर एग्जाम्पल, भोले के मंदिर तक जाना है, कोई भोले के मंदिर 10 मिनट में पहुंचा, कोई 5 मिनट में पहुंचा, और कोई आधे घंटे में पहुंचा। तो मुझे बताएं इन तीनों में अंतर क्या है? स्पीड का। स्पीड का क्या है? क्या सभी इस बात से सहमत हैं कि अंतर स्पीड का है? तो आप बिल्कुल सही हो। इसका मतलब ध्यान देखना, एक जगह से दूसरी जगह आप कितनी तेजी से चले, कितने टाइम में कितना चल गए, ये होती है स्पीड। अब फिजिक्स में एक रखता है, फिजिक्स में दिक्कत ये है कि जहाँ स्पीड होती है वहीं उसकी एक जुड़वा बहन वेलोसिटी भी। तो फिर समस्या आ जाती है, हम क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं, पहले 9th लेवल पे बात करते हैं। स्पीड ओरिजिनेट होती है डिस्टेंस से, पहले हम 9th पे आएंगे। ये क्या है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये डिस्टेंस से ओरिजिनेट होगा। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट मेजर किया है तो बोर्ड पढ़ने में आ रहा है ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही?
नो सर। यस सर। क्या ये सर मतलब आ रही है? और ये एक ने नो सर का, एक ने यस सर का, कंफ्यूजन हो गया। मैं फिर से पूछता हूँ, बोर्ड साफ पढ़ने में आ रहा है? आ रहा है सर। ठीक है, ठीक। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एक्चुअली दोनों डेफिनेशन एक ही है, पर यूनिट टाइम अंतर दिखा देता हूँ। अंतर ये है, ये डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा है, दैट्स ऑल। अभी अगर अपन 9 में होते तो हम बताते स्पीड इज इक्वल्स टू होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, आप बताते हैं वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसको पढ़ना तो आता है, स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट, पढ़ना आ रहा है ना, और टाइम क्योंकि ये सीख लेना, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट और टाइम। या फिर इसको आप कह सकते थे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और इसमें भी अभी मैं फिलहाल लिख देता हूँ डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। थोड़ा सा अगर एडवांसमेंट लोगे तो यहाँ लिख देंगे, एक छोटा सा एरो बना देंगे, और एरो कुछ नहीं बताता, ये बताता है कि ये डेल्टा एक्स वेक्टर है। एक्चुअली डेल्टा एक्स अगर सिंपल है, स्केलर है, तो डिस्टेंस होता है, पीछे ही पढ़ रहे थे। और अगर वेक्टर एक्स है तो वेक्टर में एक्स क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर वाला डिस्टेंस आपके लिए, पर्टिकुलर डायरेक्शन वाला डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। एक तो नोटेशन ये समझ में आते हैं। अब थोड़ा सा और स्टैंडर्ड करते हैं। अगर हम 11th में आते हैं, 11th में आप देखें स्पीड कहलाएगी हमारे लिए, स्पीड कहलाएगी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। मतलब अभी हम कह रहे हैं स्पीड डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होती है, लेकिन हम जब मेजर करेंगे अब अपने स्टैंडर्ड पर, तो ये टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, ये टाइम इंटरवल होना चाहिए छोटे से भी छोटा, इतना छोटा, ये कहा जाएगा डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट आपको जाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन के लास्ट वीडियो पर, जिसमें हमने आपको दिखाया था कर्व के 2 पॉइंट हैं, अगर वो पॉइंट कोइंसाइड होते हैं, पी और क्यू पॉइंट एक ही जगह आ जाते हैं, उनके बीच का गैप कितना होता है, टेंड्स टू जीरो। ध्यान रखना, जीरो नहीं, बहुत कम। तो जब बहुत कम की परिस्थिति में हम बात करते हैं तो वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। पूरा कर रहे होगे 1 घंटे का टाइम 50 किलोमीटर, तो ये नॉर्मल स्पीड है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। लेकिन जो आप पर सेकेंड, पर मिली सेकेंड, पर माइक्रो सेकेंड इस स्तर पे निकाल रहे होंगे, तो फिर ये कहानी हमारी घुस जाती है डिफरेंशिएशन में, जो हमारा आगे काम होगा। इसीलिए आप देखें, इसको हम डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसे अब कैसा लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे dx अपॉन dt, क्योंकि अब आपको मालूम है dy अपॉन dx क्या होता था, dy अपॉन dx का मतलब ही था डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, लेकिन शर्त ये थी कि डेल्टा x कैसा होना चाहिए, वेरी स्मॉल, टेंड्स टू जीरो। तो अगर हम dx बाई dt लिख रहे हैं, मतलब यही है डेल्टा x बाई डेल्टा t, केवल ये बता रहा है कि आपका डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है वो कितना हो गया है, बहुत छोटा। और इसीलिए अब हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, जो है डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन थी, जो आपसे कहती है, और इसलिए मैंने कहा था बेटा वीडियो लेक्चर्स बराबर ध्यान से देखिएगा, फिजिक्स है जहां मिस कर गए वहीं आगे की चीजें समझ में आना बंद हो जाएंगी, तो लगेगा पता नहीं क्या बता रहे हैं, और पता नहीं क्या नहीं बता रहे हैं, पिछले इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने कहा इंस्टेंटेनियस, यही आपने वहां भी पढ़ा है, कई बार हमने लिया है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। किसमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, एक्स मतलब पोजीशन। मैंने कहा अब आपको लैंग्वेज और डेफिनेशंस में परफेक्ट होना पड़ेगा, यानी कि मैथमेटिकल ट्रांसलेशंस ये आप रट नहीं सकते जब तक आपको समझ में नहीं आएंगी। समझ में आ रहा है, यही था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। डेरिवेशन में सॉरी डिफरेंशियल को क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आता है। और याद आएगा ये भी बताया था, ये स्लोप
या टेन थीटा के बराबर होता है ज्योमेट्रिकली। देखा ध्यान से, चेंज इन पोजीशन आता है और कहाँ आता है, विद रिस्पेक्ट टू टी बोले तो टाइम। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान देखें, यहाँ जो हम इक्वल्स उठाएंगे इसमें आपका ध्यान जाएगा, कोई चेंज नहीं होना है। अब हम कह देंगे वेक्टर हो गया, और वेक्टर का मतलब ये डिस्प्लेसमेंट ले लिया, जो भी मैं आपसे पिछले में डिस्कस कर रहा था। इस लड़का था छोटे छोटे पॉइंट्स, एक एक बात बहुत ध्यान से पकड़िएगा। 10th टाइप मैंने कहा डेफिनेशन मत आप रटने में आइएगा। एक आध व्यक्ति ने जैसे इस चैप्टर में सवाल पूछा था कि क्या ये ग्राफ पेपर में आते हैं या ये डेरिवेशन पेपर में आते हैं, तो बहुत सिंपल बात बताता हूँ, ये पेपर में आए चाहे नहीं आए, इनके बिना पेपर ही नहीं आए। ये पेपर में आए चाहे ना आए, आपको पेपर के लिए कुछ नहीं आएगा अगर आपको छोटी छोटी चीजें क्लियर नहीं है। हो सकता है कोई आपसे वेक्टर की डेफिनेशन नहीं पूछे, लेकिन अगर आपको ये नहीं मालूम कि वेक्टर डेल्टा एक्स से हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं क्योंकि ये वेक्टर है, और सिंपल डेल्टा एक्स से हम डिस्टेंस लिखते हैं क्योंकि ये स्केलर है, तो आगे आप 50 जगह अटकते हुए जाएंगे। इसलिए मैंने कहा बहुत ध्यान से छोटी छोटी चीजें कवर अप कीजिएगा, जहाँ डाउट हो दोबारा पूछेगा। तो यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं, पहले मैं पूछ लूँ, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। नो सर। नो सर। ओ सर। नो सर। अब अगली चीज पर हम जाते हैं। ये तो दिख ही रहा है, चूंकि वेक्टर डेल्टा एक्स लिया है, मतलब ये एक्स वेक्टर वाला, और वेक्टर वाला कौन सा होता है, डिस्प्लेसमेंट। और अगली बात जो हमने कहा था पिछली बार की तरह यहाँ पर फिर लिखेंगे, ये तो अभी 9th है, तो फिर 11th कहाँ से घुसेगा, 11th कहेगा ये जो आपको डेल्टा टी लेना है ये टेंड्स टू 0 लेना है। और अगर आप डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लेंगे तो 11th कहता है ये कन्वर्ट हो जाएगा डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन में, ये कहलाएगा डी। और इसीलिए ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, इंस्टेंटेनियस पूरा नहीं लिख रहा। ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, नहीं तो सिंपल लिख देता हूँ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब तो दिखी जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अब लास्ट कहानी, आपने जो हम कहते हैं जितनी उससे सावधानी से डिस्टेंस और पोजीशन पढ़े होंगे, सॉरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अब आपको इनके बाकी सारे डिफरेंस एक एक लाइन में समझ में आते जाएंगे। कैसे, जो मैंने कहा था पकड़, आगे पिछला जितना बेहतर उतना ही आगे आप चलेंगे। इसलिए मैंने कहा इस चैप्टर से फिजिक्स स्टार्ट हो रही है। आपके पढ़ने का तरीका बेटा 11th में जो सामने भी बैठे होते थे ऑफलाइन में, उन्हें जब अगले टर्न पे आते थे यही पूछते थे रजिस्टर पढ़ के आए हो, आज बोला नहीं, तो मैंने काहे के लिए चले आए, मतलब ही नहीं निकलेगा आज तुम्हारे बैठने का। क्यों? क्योंकि अब ये सारी चीजें मैं फिर इस्तेमाल करूंगा, देखें ध्यान से, बहुत प्रॉपर लिंकेज है, इसीलिए ये महान बात आपको केवल फिजिक्स में मिलेगी। इतना गहरा लिंकेज कि आपने जो टर्न या जो क्लास छोड़ दी उसके अगले पे आधी कहानी ऐसी गड़बड़ होती है। जरा देखें, अब मैं बात करता हूँ स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस। रटूंगा नहीं, याद नहीं करूंगा, मैं केवल एक सिंपल कंसेप्ट से निकाल दूंगा। स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस पर, और वेलोसिटी डिपेंड करती है, और इतना सा हमें याद है, आधे से ज्यादा डिफरेंस हमें मिल जाएंगे। मैं याद दिलाता हूँ जो अभी हमने पीछे मिटा दिया है। डिस्टेंस नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करता, स्पीड भी नहीं करेगी, लिख देंगे डिपेंड ऑन। किसी को कोई क्वेश्चन? भदौरिया कुछ पूछ रहे थे क्या? आवाज तुम्हारी नहीं आ रही, चैट पे लिख के पूछो अगर कुछ पूछ रहे हो तो। आज तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी, अगर कुछ पूछना हो तो चैट पे लिख के पूछ लो, ठीक है ना? मैं वेट कर रहा हूँ, कुछ पूछना हो पूछ ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं। दोनों मोड इसलिए मेरे हाथ में ऑन रहते हैं कि आप चाहे तो वॉइस भी पूछ सकते हैं, आप चाहे तो चैट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। बढ़िया, किसी और का और कोई क्वेश्चन? सर
सर स्पीड में सर नॉट नहीं होगा ना सर? सर डिपेंड करता है ना नेचर ऑफ पाथ। अच्छा ठीक है, वो मैं भी चेक कर लेता हूँ, मेरा ध्यान एक्चुअली क्या है, उस पर चला गया ना, मैं कोई कुछ पूछ रहा है तो मैं उसको पहले सुन। हाँ, हम बात कर रहे थे डिस्टेंस, हम बात कर रहे थे आपके नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड करता है ना। हाँ ठीक आप कह रहे हैं। तो जब हम स्पीड में आए तो स्पीड में हमने क्या लिखा, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ पाथ। ये तो समझ में आ रहा है कि और कोई क्वेश्चन मुझे ठीक, वो कभी बार क्या बताया उस पे ले लेना, जैसे अगर नहीं आवाज आ रही हो उस पे ले लिया करो चैट्स, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ कहा थे, एक सेकंड। हाँ आ जाए, मैंने कहा था डिस्टेंस स्पीड और डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी आएगी। डिस्टेंस के जो डिफरेंस थे हम इसमें अप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ पाथ, स्पीड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ पाथ, आप बता देंगे। इसके बाद आप ध्यान देखना, डिस्प्लेसमेंट नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो चलो मैं इसमें सिर्फ क्रॉस लगा देता हूँ, समझ में आ रहा होगा, डिपेंड नहीं करता। अभी आपसे कहा था डिस्टेंस ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट कम है, इसलिए मैंने नया डिफरेंस याद नहीं कर रहा, मैं उन्हीं को इसमें उतारता जाऊंगा। डिस्टेंस ज्यादा है मतलब अब की बार मैं कह दूंगा स्पीड ज्यादा होगी वेलोसिटी से। हाँ मैंने कहा था अगर बिल्कुल सीधे ही सीधे घुस गए तो कोई बात नहीं, इक्वल हो जाएगी बस, या यहाँ चले जाओगे, यहाँ कह सकते हो वेलोसिटी कम होगी स्पीड से। फिर वही किसी ने क्वेश्चन पूछा, मैं तो बिल्कुल सीधा गया, तब क्या होगा, कोई बात नहीं, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो आपकी वेलोसिटी और इक्वल हो जाएंगी। और एक मोटा डिफरेंस बताता हूँ, सबसे खास नहीं से दिख गया था, डिस्टेंस स्केलर है इसलिए स्पीड भी ध्यान से देखो स्केलर है, यानी यहाँ पर हम बताएंगे एक ऐसी क्वांटिटी है स्केलर। आपका कहाँ गया, ये रहा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी है, ये भी आपको दिख रही है वेक्टर। और एक मजेदार बात, डिस्टेंस चलो छोड़ो बाकी पुरानी बातें, इस से देख लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब इस फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, यानी स्पीड आपकी हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। अभी ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला मामला है फ्रैक्शन, ये आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नहीं लगा अंदाज भैया, इसकी नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव हो जाएगी, इसका मतलब वेलोसिटी आपकी कैसी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब एक क्वेश्चन बना कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, फिर वही बता दूंगा जहां पहले थे, इधर जाओगे तो पॉजिटिव वेलोसिटी, इधर भागोगे तो नेगेटिव वेलोसिटी, और वहीं आके खड़े हो गए जहां से चले थे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब जीरो अपॉन टाइम दैट इज जीरो। ये मेरा अंदाज है डायरेक्ट भी समझ में आता होगा और इनडायरेक्ट भी समझ में आ रहा होगा प्लस माइनस जीरो से। अब जीरो डिस्प्लेसमेंट और जीरो वेलोसिटी कुछ एग्जांपल होते हैं, ध्यान देखना, जीरो डिस्प्लेसमेंट और जीरो वेलोसिटी का एक तो सबसे फेमस एग्जांपल है रिटर्न जर्नी, आप यहाँ गए और वापस आ गए, इस केस में आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों आपके कितने आएंगे, जीरो। क्या यार आदमी को क्लियर हो जाता है, जितना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट उतना ही नेगेटिव टोटल जीरो, पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी टोटल जीरो। अब एक मजेदार बात और है, अगर आप क्लोज लूप में जर्नी करते हैं, दूसरा मैंने कहा कौन सी जर्नी की बात करता हूँ, क्लोज लूप। अब क्लोज लूप कैसा भी हो सकता है, तुमने यहाँ से स्टार्ट किया पॉइंट ए से बी सी और डी, ध्यान देखना तुम वापस यहाँ पहुंच गए, क्या तुम्हारा ध्यान जा रहा है, अब यहाँ पर वो तुम्हें समझ में आएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर। सपोज करो स्क्वायर है 100 मीटर साइड, डिस्टेंस क्या आएगा 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, 400 मीटर का आप चक्कर लगा के आए, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि आप देखें इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही हैं। जो आपसे कहा था कहाँ पहुंचे, सीधा जवाब है कहीं नहीं पहुंचे, लौट पीट के वहीं खड़े हो जहां से शुरुआत की थी। इसीलिए इस केस में जब आप स्पीड निकालेंगे, मान चलो ये पूरी कहानी हमने 10 सेकंड में की हो, लेट इट बी, डिस्टेंस कितना लिया था 400 मीटर, ओके, टोटल डिस्टेंस 400 मीटर, टाइम 10 सेकंड, स्पीड क्या आएगी 400 अपॉन 10, 40 मीटर पर सेकंड निकाल सकते हो। वेलोसिटी कितनी आएगी बताओ भाई, वेलोसिटी कितनी आएगी सर जीरो। जीरो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है, ऐसे भी निकाल सकते हो। दूसरा ध्यान देखना, पॉजिटिव वेलोसिटी के अगेंस्ट नेगेटिव वेलोसिटी है
पॉजिटिव वेलोसिटी के अगेंस्ट, ये नेगेटिव वेलोसिटी है। कुल मिला के तुम्हारा कार्यक्रम 0 होना है। तो ध्यान रखना, लूप केवल ऐसा नहीं कि यही हो, ये भी लूप है, इसमें भी टोटल 0 होगा, ये भी 0 होगा। और किसी ने कहा मैं ऐसे ऐसे चलूंगा, तो मैंने कहा मजे में, चाहे जैसे चल, शर्त ये है जहां से चला था वहां पहुंच जा। अमीबा हो गया ये तो यार। लेकिन अब भी आपका डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी कितनी आएंगी? 0। तो आई होप दिस कंसेप्ट मस्ट बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट इसमें हो तो, कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो पूछ लें, ठीक है। और चूंकि आप लोगों ने वीडियोस और शीट अभी नहीं बनाई है, मुझे शक्ल से आपकी दिख रहा है, इसलिए आग्रह करूंगा बना लें। अगली लाइव क्लास में मैं शुरू के 10 मिनट आपको मौका दूंगा, इस टॉपिक में जो समझ में नहीं आए पूछिएगा। लेकिन अगले लाइव क्लास के लिए सारी चीजें पहले से तैयार करके बैठिएगा, तभी आप लाइव क्लास में आनंद ले पाएंगे। ठीक, पहले तो देखें कोई डाउट हो नहीं इस क्षेत्र में, मैं मिटा दूं। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब देखें, ध्यान से, हमारे पास एक छोटी चीज और आती है, और जो एक छोटी चीज आएगी वो आती है इस मोशन के टाइप्स। जब मोशन के टाइप्स में हम जाएंगे तो यहाँ मोशन के टाइप्स में हम जो है 3 टाइप के मोशन डिस्कस करते हैं। एक आपका कहलाता है 1 डायमेंशनल मोशन, दूसरा आपकी ये कहलाता है 2 डायमेंशनल मोशन, और तीसरा कहलाता है 3 डायमेंशनल मोशन। आप पूछेंगे 1D 2D 3D मोशन से हमारा क्या मीनिंग है? क्वाइट सिंपल, बहुत सामान्य चीज। 1D एक्चुअली आपने से किसी ने वो 3D फिल्म का नाम सुना है क्या? किसने किसी 3D फिल्म का नाम सुना है क्या? Yes, sir. किसने नहीं सुना? सर बहुत है। अरे किसी ने यार, वो कभी एंड गेम इन्फिनिटी वॉर आई थी, किसने देखी है? सारी देखी, सारी देखी। वाह, तो अगर चुपचाप तो जवाब जाते हैं 3D फिल्म में ध्यान जाता है। 3D फिल्मों कहलाती है नॉर्मल फिल्म, लेंथ और ब्रेथ दिखती है। जब आप इसको सिनेमा हॉल में देखेंगे तो आप देखिएगा ऐसे में डेप्थ आती है, कोई चीज इधर को आई, ऐसा लगता है अपने ऊपर गिर रही है। सही कह रहा हूँ ना? तो 1D 2D 3D से हमारा मीनिंग ये है। 1D पे जाते हैं, ध्यान देखना, अगर ये ध्यान है अपने लिए, लेंथ ब्रेथ और हाइट, यानी कि एक्सेस 3 होती हैं। एक एक्सेस ये जो लेंथ हो गई, ये ध्यान देखना, दूसरी हो गई वाई, और तीसरी जो है बोर्ड के आर पार डेप्थ या हाइट बताएगी, जेड कहते हैं। ये तो जनरली सबको मालूम है ना। अब इस पे हम बात करते हैं 1D मोशन आप किसे कहते हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान देखना, केवल किसी एक एक्सेस पे चल रहा हो, और ध्यान रखना किसी एक से मतलब एक्स ही नहीं है, किसी एक में एक्स भी हो सकती है, वाई भी हो सकती है, जेड भी हो सकती है। अभी फिगरेटिव मैंने एक्स बनाई है। केवल एक एक्सेस पे अगर आप केवल एक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये मोशन कैसा है? 1D। क्यों 1D है? क्योंकि अगर आप कभी ध्यान देखें इसके कोऑर्डिनेट्स पर आप जाए, कोऑर्डिनेट सब में पड़े हुए हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मेरा ध्यान देखो, मैं सिंपली बनाता हूँ 1 2 3, और ये 1 2 ऐसा मानते जाएंगे, ठीक है। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखोगे तो देखेगा ये 1 है और ये आपका 3 है, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुए? 1 3। अच्छा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका हो जाएगा 2 3, ऐसे लिखो ना ब्रैकेट मार के। अगले पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 3, इसका हो जाएगा 4 3। तुम ध्यान से देखो, इसमें केवल एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 1 2 3 4, वाई कोऑर्डिनेट 3 कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप वाई एक्सिस तो मूव ही नहीं कर रहे। इसलिए हमारी फिजिक्स में डेफिनेशन आई, सिंपल डेफिनेशन मैंने क्या दी? इफ an object is moving along a straight line along one axis along one direction only, then it is one dimension. तो मैथमेटिकल कैसे डिफाइन करोगे? मैथमेटिकल कहोगे ओनली one position coordinate
इज चेंजिंग। आपका केवल एक पोजीशन कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ऐसी तरह देखें 2 डायमेंशनल, आप एग्जांपल बता देता हूँ। एग्जांपल कार ऑन स्ट्रेट रोड, ये तो सिंपल है, सीधी सीधी कोई कार जा रही है तो आपका 1 डायमेंशनल हो गया। अभी आप एक पत्थर उठा के मान के चले फेंकें, शर्त रहेगी थोड़ा टेढ़ा फेंकना तो आ जाएगा, पत्थर ऐसे ही आगे गिरता है ना, लगभग लगभग। कोई पत्थर या बॉल फेंकोगे कैसी जाएगी, ऐसी आके आगे जमीन पे गिरती है, सबने देखा है। अगर ये देखा है तो ध्यान देखो, इस पत्थर या इस बॉल के दो जगह कोऑर्डिनेट देखो तो समझ में आएगा। मान चलो यहाँ पर कोऑर्डिनेट सपोज करें मैंने कहा 2 है, तो यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ जाके कोऑर्डिनेट 4 हो जाएंगे। इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट के दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, एक्स भी और वाई भी। यानी यहाँ पर अगर आपको समझ में आता है तो यहाँ पर आपकी डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है और आपकी हाइट भी चेंज हो रही है। तो चाहे आप मैथमेटिकल टर्म्स में बोले बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग, या फिजिक्स के टर्म्स में बोले डिस्टेंस एंड हाइट आर चेंजिंग। लेकिन ये कंफर्म है कितने कोऑर्डिनेट चेंज हुए, जो मैंने कहा यहाँ पर चेंज होते हैं 2 कोऑर्डिनेट्स, और इसीलिए ये मोशन कैसा है 2D। बाकी आप बताएंगे इस मोशन को हम कहते हैं आगे जाके प्रोजेक्टाइल मोशन। जो आप 4th चैप्टर में जाएंगे तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो एक अलग कहानी होगी। अब लास्ट जाता हूँ फिर 3D मोशन क्या होगा। 3D ध्यान देखना जिसमें तीनों एक्सिस खुली होंगी। जैसे मान चला जाए सामने चल रहे हैं आप एक्स एक्सिस, लेफ्ट और राइट मोड़ रहे हैं आप वाई एक्सिस, और साथ में ऊपर या नीचे भी होते हुए जा रहे हैं जेड एक्सिस। अब ऐसा मोशन कहाँ मिलेगा, इस मोशन के लिए जरूरी है ध्यान देखना आपके पास होनी चाहिए फ्री स्पेस। ये मोशन कहाँ होता है, ऑन ए लाइन। ये मोशन कहाँ होगा ध्यान देखना, ऑन ए प्लेन। प्लेन मतलब जहाँ एक्स और वाई दोनों एक्सिस हैं, और ये कहाँ पर होगा, फ्री स्पेस। एग्जांपल आपको देते हैं मोशन ऑफ बर्ड्स, या मैंने कहा मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। बर्ड्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के लिए सोच लें। बर्ड्स आप देखेंगे आगे भी चलेगी एक्स एक्सिस, दाएं बाएं भी कन्वर्ट होगी वाई एक्सिस, और ऊपर या नीचे भी आपकी जाएगी दैट इज जेड एक्सिस। यानी फ्री स्पेस में तीनों एक्सिस आपके लिए खुली हुई है। एक मिनट, मैसेज है क्या, नहीं ठीक। तो मैंने कहा ये मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस को देखेंगे रैंडम मोशन है, ऊपर भी उड़ सकता है, दाएं बाएं भी जा सकता है, आगे पीछे भी। यानी ऑल द 3 एक्सेस आर ओपन फॉर इट, ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड चेंज विद टाइम। तो ये मोशन आपका कैसा कहलाता है, ये कहलाता है 3D मोशन। कभी कभार लोग पूछते हैं कि आप कार 1D 2D 3D तीनों बता सकती है, तो मेरा जवाब है हाँ बिल्कुल। अगर कार 1 डायमेंशनल मोशन में है तो ये स्ट्रेट लाइन पर जा रही होगी सीधी सड़क पे। अगर 2 डायमेंशनल ले जाओगे किसी सर्कुलर कर्व पे ले जाओ, सर्कुलर टर्न पे आप देखना कार कैसी चलेगी, ऐसी मुड़ेगी ना, और ऐसी मुड़ रही है तो यहाँ देखो ये आगे भी जा रही है और राइट वर्ड भी शिफ्ट होती जा रही है, आगे भी शिफ्ट हो रही है, राइट वर्ड भी शिफ्ट हो रही है। तो कार का मोशन ऑन सर्कुलर टर्न इट इज 2 डायमेंशनल मोशन। और फाइनली 3 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं। 3 डायमेंशनल कार कब चलेगी, जो आप कश्मीर, नैनीताल, और कहाँ जा सकते हो, माउंट आबू। लखनऊ में जाओ यार, किसी अच्छी जगह जाओ, हिल स्टेशन वाली बात। नहीं सर, माउंट आबू, माउंट आबू। माउंट आबू, ओके, माउंट आबू, ये आपका बिल्कुल सही है। आप ध्यान दिया इन जगहों की जो रोड है हेलिकल होती है, सांप सरीखी। यानी यहाँ चलने वाली कार ध्यान देखो आगे भी जाती है एक्स एक्सिस, दाएं और बाएं भी टर्न होती है वाई एक्सिस, और टाइमली ध्यान दिया ये हेलिक्स ऊपर भी चल रही है, यानी धीरे धीरे जेड एक्सिस भी कन्वर्ट हो रही है। ये कार तीनों डायमेंशन में चल रही है। तो इस समय इसका मोशन कैसा है, 3 डायमेंशनल मोशन। तो मुझे लग रहा है यहाँ तक का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से मैं आपको हल्का सा
आज की क्लास हम थोड़ी छोटी ले रहे हैं, यहाँ पर एंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगले लेक्चर्स के लिए मैं आपको फिर से एक बार समझा दूं। पहले तो बताएं आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई या नहीं, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर, नो सर। पंडित No, sir. डाउट तो बता दें। कोई डाउट नहीं? नो सर। नो सर। कोई समस्या नहीं। ये हमने ध्यान देखना है, यहाँ पर जो लिया है आप, ये लगभग और जो फर्स्ट लेक्चर लिया था वो कंप्लीट कर दिया, और ये समझ में आ रहा था। पूरा लेक्चर मैंने दोबारा से इसलिए डिस्कस किया है ताकि आपको ये क्लियर हो। अब आपको ये करना है, अगले टर्न पर जो डिस्कस करेंगे मैं बताता हूँ। हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, ऐसी चीजें आपको बेटा जो करना है। मैं फिर से आपको एक बार बताता हूँ। नंबर 1, अब अगले लेक्चर से पहले आप सबसे पहले ये काम कर लें ताकि जब आप बैठे तो आपको एक प्रिमिटिव जानकारियां हो। दूसरी बहुत अच्छी चीज रहेगी कि अगर आप शीट बनाकर बैठे तो आपका लेवल अपने आप 65% पे आ जाएगा। और तीसरे नंबर पे हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, और चूंकि डिस्कशन में मैंने आपसे कहा था टाइम लगेगा, इसलिए आज की क्लास मैंने जल्दी छोड़ दी है क्योंकि कुछ लोगों का नेट जाने वाला होगा। अगले टर्न से थोड़ा सा नेट चेक कर लीजिएगा कितना खर्च हुआ, थोड़ा सा ज्यादा रख के चलिएगा। आपके पास टाइम टेबल मौजूद है, आपको मालूम है किस टर्न में लाइव क्लास जाएगी। उस दिन आपको शाम के नेट बचा के रखना है थोड़ा सा, है ना। अभी हमने लगभग 50 मिनट की क्लास लिए, अपने से 1 आवर और 1 आवर 15 मिनट्स, यानी 1 से सवा घंटे तक लेके जाएंगे ताकि हर एस्पेक्ट पे हम तसल्ली से चर्चा कर सकें। आपकी तरफ से आने वाले डाउट्स को कोई भी शंका होने पर हम उसे प्रॉपर एक्सप्लेन 1 to 1 कर सकें। क्या है इस प्रोसेस में? टाइम चाहिए, और टाइम नहीं चाहिए, तुम्हें डाटा चाहिए। समझ में आ गया? इसलिए अगले टर्न से जो गरीब लोग हैं जिन्होंने अपना डाटा पबजी में खर्च किया है, वो अगले टर्न से थोड़ा सा बचा के बैठेंगे, एक मैच कम खेलेंगे। ठीक है ना? तो चेक कर लेना टाइम टेबल, लाइव क्लास कब है। इस डिस्कशन के लिए थोड़ा सा बचा के बैठना। हमने कहा अगली क्लास हम सवा घंटे करीब लेंगे। ठीक, चले यहाँ पे आज हम विराम ले लें, क्या मुझे बताएं? ठीक है, जब मिलेंगे उसके पहले शीट और वीडियो एक बार देखेंगे। ठीक है, गुड नाइट।